एक आदमी 3 साल बाद अपने घर वापस आता है, लेकिन वहां घर ही नहीं था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, न कोई साफ निशान कि आखिर हुआ क्या था। बस एक अधूरी सी चीज मिली, एक पेड़ पर कुछ लेटर्स, CRO, और थोड़ी दूर एक वुडन पोस्ट पर लिखा था, क्रोअतवान। अब सोचो, अगर आप किसी ऐसी जगह वापस जाओ जहां आपके अपने लोग रह रहे थे और अचानक पूरा सेटलमेंट गायब मिले, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? यही वो मिस्ट्री है जिसने रोनोक कॉलोनी को इतिहास की सबसे फेमस मिसिंग कॉलोनी स्टोरीज में से एक बना दिया। लेकिन इसकी शुरुआत उस रात से नहीं हुई थी। इसके पीछे कई साल की पूरी कहानी है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1584 इंग्लैंड की नज़र नॉर्थ अमेरिका पर थी। सर वॉल्टर रेलैनी को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने न्यू वर्ल्ड में इंग्लिश सेटलमेंट बनाने की परमिशन दी और रोनोक आइलैंड इस प्लान का हिस्सा बना। पहली एक्सपीडिशन वहां पहुंची, फिर अगली कोशिश हुई, लेकिन चीजें बिल्कुल स्मूथ नहीं थीं। सप्लाईज की प्रॉब्लम थी, लोकल नेटिव कम्युनिटीज के साथ रिलेशंस खराब हो रहे थे और पहला मिलिट्री सेटलमेंट आखिरकार टिक नहीं पाया। 1586 में उसे छोड़ दिया गया। फिर भी रालिग ने आइडिया छोड़ा नहीं। इस बार प्लान थोड़ा अलग था। अब मिलिट्री कैंप नहीं, एक प्रॉपर कॉलोनी। और इस बार सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, विमेन थीं, फैमिलीज थीं, चिल्ड्रन थे। गवर्नर बनाया गया जॉन वाइट को। लगभग 117 कॉलोनिस्ट्स उसके साथ न्यू वर्ल्ड के लिए निकले और उनके लिए डेस्टिनेशन भी तय था, चेसपिक बे। रोनोक आइलैंड सिर्फ रास्ते में एक स्टॉप होना था, कम से कम प्लान यही था। लेकिन समुद्र में प्लान्स हमेशा वैसे नहीं चलते जैसे मैप पर दिखाई देते हैं। जुलाई 1587 जॉन वाइट और कॉलोनिस्ट्स रोनोक आइलैंड पहुंच गए। उन्होंने सोचा था थोड़े समय रुकेंगे, फिर चेसपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उनके पायलट साइमन फर्नांडिस ने आगे जाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि समर काफ़ी आगे निकल चुका है, इसलिए 117 लोगों को वहीं रोनोक आइलैंड पर रहना पड़ा। जिस जगह को टेम्परेरी स्टॉप समझा था, वही उनका नया होम बन गया। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे सेटलमेंट का माहौल बदल दिया। जॉन वाइट की डॉटर एलेनोर डेयर ने एक बच्ची को जन्म दिया। नाम रखा गया वर्जीनिया डेयर। वह इंग्लिश पेरेंट्स से अमेरिका में जन्मी पहली डॉक्यूमेंटेड इंग्लिश चाइल्ड मानी जाती है। इमेजिन करो, एक नई कॉलोनी, नई जमीन, और उसी समय एक बच्ची का जन्म। ऐसा लग रहा था जैसे शायद इस बार इंग्लिश सेटलमेंट सच में यहां टिक जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। लोकल नेटिव ग्रुप्स के साथ टेंशन बढ़ रही थी। एक कॉलोनिस्ट जॉर्ज हाउ मारा गया। इसके बाद इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स ने मेनलैंड पर एक नेटिव विलेज पर हमला किया। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उन्होंने जिस ग्रुप को टारगेट किया था वो उनके एनिमीज नहीं बल्कि क्रोएटोन कम्युनिटी थी। अब रिलेशंस और खराब हो चुके थे, ऊपर से फूड की प्रॉब्लम, और विंटर भी आने वाला था। जॉन वाइट ने एक डिसीजन लिया, उसे इंग्लैंड वापस जाना होगा सप्लाईज लाने के लिए। लेकिन जाते समय उसने कॉलोनिस्ट से एक बात तय की, अगर उसकी वापसी से पहले उन्हें रोनोक छोड़ना पड़े तो वे अपनी नई लोकेशन का नाम किसी ट्री या पोस्ट पर कर्व करके छोड़ेंगे। बस यही छोटा सा एग्रीमेंट कुछ साल बाद इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू बनने वाला था। अगस्त 1587 जॉन वाइट इंग्लैंड के लिए निकल गया। उसकी सोच थी वह सप्लाईज लेकर जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वापस आने में 3 साल लग जाएंगे। और इस डिले की वजह सिर्फ एक नहीं थी, इंग्लैंड और स्पेन के बीच टेंशन बढ़ रही थी। फिर आया स्पेनिश आर्माडा का खतरा। इंग्लैंड को अपने शिप्स की ज़रूरत वॉर के लिए थी। वाइट को रोनोक वापस ले जाने वाला शिप आसानी से नहीं मिला। 1 साल बीता, फिर दूसरा, और कॉलोनी से कोई रिलायबल न्यूज़ नहीं आई। आखिरकार 1590 में जॉन वाइट को वापस जाने का मौका मिला। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, अपनी फैमिली को ढूंढना। उसे नहीं पता था कि रोनोक पहुंचकर उसे क्या मिलने वाला है। 3 साल बाद 18 अगस्त 1590 जॉन वाइट फाइनली स्टेप्ड बैक ऑनटू रोनोक आइलैंड। और उस दिन एक और स्ट्रेंज कोइंसिडेंस था, वर्जीनिया डेयर का 3rd बर्थडे। वाइट अपनी डॉटर, ग्रैंडडॉटर और बाकी कॉलोनिस्ट्स को देखने आया था। लेकिन जैसे ही वह सेटलमेंट की तरफ बढ़ा, कुछ तो क्लियरली रॉन्ग था। घरों में कोई नहीं था, लोग गायब थे, और कोई ऑब्वियस साइन भी नहीं था कि उन्होंने अचानक पैनिक में जगह छोड़ी हो। नेशनल पार्क सर्विस के अनुसार वहां स्ट्रगल के क्लियर साइंस भी नहीं मिले। फिर वाइट को एक ट्री पर लेटर्स दिखे, CRO, बस 3 लेटर्स। लेकिन वाइट समझ गया कि ये कोई
रैंडम कार्विंग नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड जाने से पहले उसने कॉलोनिस्ट्स के साथ एक सीक्रेट सिग्नल तय किया था। अगर उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़े तो नई लोकेशन का नाम किसी ट्री या पोस्ट पर कर्व करना था, और अगर उन्हें फोर्स करके जाना पड़ा हो तो एक माल्टेज क्रॉस का निशान छोड़ना था। व्हाइट को वहां कोई क्रॉस नहीं मिला। फिर उसे एक और कार्विंग मिली, CROATON, और अब कहानी एकदम दूसरी डायरेक्शन में चली गई। क्रोएटोन सिर्फ एक वर्ड नहीं था, ये एक प्लेस भी था, और वहां रहने वाले नेटिव पीपल का नाम भी था। जॉन व्हाइट ने तुरंत सोचा, शायद कॉलोनिस्ट्स रोनॉक छोड़कर क्रोएटोन चले गए। और ऑनेस्टली ये थ्योरी उस समय इम्पॉसिबल भी नहीं लगती थी, लेकिन व्हाइट के पास इसे कंफर्म करने का मौका नहीं मिला। वो क्रोटोआन की तरफ जाने लगा। तभी वेदर खराब हो गया। स्टॉर्म इतना डेंजरस हो गया कि सर्च रोकनी पड़ी। आखिरकार एक्सपीडिशन को वापस जाना पड़ा। जॉन व्हाइट अपनी फैमिली को ढूंढे बिना इंग्लैंड लौट गया, और इसके बाद उन कॉलोनिस्ट्स का कंफर्म्ड फेट कभी सामने नहीं आया। इसके बाद हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक थ्योरीज चलती रहीं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि कॉलोनिस्ट्स किसी दूसरी जगह रिलोकेट हुए होंगे। एक मेजर थियरी क्रोएटोन यानी प्रेजेंट डे हैटरास आइलैंड की तरफ जाने की है। वहां उस पीरियड से जुड़ी कुछ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स भी मिली हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं हुई जो कंक्लूसिवली साबित कर दे कि पूरी लॉस्ट कॉलोनी वहीं चली गई थी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम नहीं जानते कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। न कोई कंफर्म्ड मास ग्रेव, न कोई फाइनल रिकॉर्ड, न कोई ऐसा एविडेंस जो पूरी स्टोरी को क्लोज कर दे। सिर्फ क्लूज और उनके आसपास बनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की थ्योरीज। तो शायद रोनॉक की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं है कि वे कहाँ गए, बल्कि ये है वे बिना कोई साफ ट्रेस छोड़े आखिर गायब कैसे हो गए। और आज भी उस सवाल का फाइनल आंसर हमारे पास नहीं है। शायद इसी वजह से 4 सेंचुरीज से ज़्यादा समय बाद भी एक छोटा सा वर्ड क्रोएटोआन लोगों को उस एबंडेंट सेटलमेंट की तरफ वापस खींच लाता है।